आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट इजलास 26 फरवरी या 3 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक 25 फरवरी को टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मुनक्किद होने वाला है। इसके दूसरे ही दिन से असेंबली का बजट इजलास शुरू करने का चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव मंसूबा रखते हैं। एक और जराये के मुताबिक 3 मार्च से असेंबली के बजट इजलास शुरू करने का हुकूमत इरादा रखती है। इन दो तारीख में से किसी एक तारीख का 1-2 दिन में ऐलान होने का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर की तरफ से तमाम महकमों को बजट की मुकम्मल तैयारियों की हिदायत दी गई है। 1-2 दिन में हर महकमे की जानिब से तैयार करदा तजावीज़ चीफ मिनिस्टर के सामने पेश कर दी जाएंगी, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हर एक महकमे की बजट तजावीज़ का जायजा लेते हुए उसे क़तई शक्ल देंगे। बाद अज़ान काबीना में मंजूरी देते हुए उसे असेंबली में पेश किया जाएगा। जराये ने मजीद बताया कि माली साल 2022-23 का बजट इजलास मुख्तसर मुनक्किद करने का इम्कान है। 15 दिन तक बजट इजलास मुनक्किद करने का हुकूमत इरादा रखती है। ताहम इस पर क़तई फैसला असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किया जाएगा। इस मरतबा 2,50,000 करोड़ का बजट पेश किए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल में हुकूमत ने 2,30,000 करोड़ का बजट पेश किया था। साल 2021-22 की अगर हम बात करें, इस साल बजट में 20,000 करोड़ के इजाफे का इम्कान है। रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याबाओं फैमिली पेंशनर्स के लिए पीआरसी बकायाजात की अदायगी का फैसला किया है। इस सिलसिले में महकमे फाइनेंस ने अहकाम जारी कर दिए हैं। पीआरसी के बकायाजात की रकम 36 अक़सात में मुलाजमीन और वजीफा याबाओं को अदा की जाएगी। जराये के मुताबिक मई 2022 से पीआरसी के बकायाजात की रकम मसावी साथ में मुलाजमीन और वजीफा याबाओं को जारी की जाएगी, जबकि मुलाजमत के दौरान फौत होने वाले अफराद के खानदान को यकमुश्त में पीआरसी की रकम अदा की जाएगी। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार प्रकाश राज को टीआरएस पार्टी की जानिब से राज्यसभा का रुकन बनाए जाने की कयास आराइयां गश्त कर रही हैं। मीडिया के बाद गोशों की इतलात के मुताबिक प्रकाश राज को राज्यसभा का रुकन बनाने का चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव ने पेशकश किया है और फिल्म अदाकार ने चीफ मिनिस्टर की इस पेशकश को कबूल भी कर लिया। चंद्रशेखर राव और प्रकाश राज की सियासी दोस्ती मुंबई में उस वक्त सामने आई जब चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने पहुंचे थे। उस वक्त प्रकाश राज ने ही चीफ मिनिस्टर और उनके साथ आने वाले टीआरएस के कायदीन का इस्तकबाल किया। दोनों चीफ मिनिस्टर्स के इजलास में भी प्रकाश राज मौजूद थे। इसके अलावा एनसीपी सरबराह शरद पवार से मुलाकात के मौके पर भी प्रकाश राज टीआरएस कायदीन बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर के साथ देखे गए। जराये के मुताबिक तेलुगु के अलावा कन्नड़, हिंदी और तमिल फिल्मों में अदाकारी करने वाले प्रकाश राज सियासी और समाजी तौर पर भी काफ़ी मुतहरिक रहते हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में प्रकाश राज ने कर्नाटका असेंबली के लिए किस्मत आजमाई की थी और प्रकाश राज के कई इलाकाई जमातों के कायदीन के साथ अच्छे रवाबित हैं, जिसके पेश नज़र चीफ मिनिस्टर केसीआर प्रकाश राज को टीआरएस में शामिल करवाते हुए उन्हें राज्यसभा का रुकन बनाने का मंसूबा रखते हैं। फिलवक्त टीआरएस की तरफ से राज्यसभा के एक रुकन का ओहदा मखलूआ है। वरंगल से राज्यसभा में नुमाइंदगी करने वाले बंडी प्रकाश को तेलंगाना कानून साज काउंसिल का रुकन बनाया गया था, जिसकी वजह से बंडा प्रकाश ने राज्यसभा की रुकनियत से इस्तीफा पेश कर दिया। फिलवक्त ये ओहदा खाली है। टीआरएस जराये के मुताबिक प्रकाश राज को पार्टी में शामिल करते हुए अगर राज्यसभा का रुकन बनाया जाता है तो इससे केसीआर की जानिब से कायम किए जाने वाले फेडरल फ्रंट या थर्ड फ्रंट को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि प्रकाश राज के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के सियासी जमातों के साथ अच्छे रवाबित हैं। इन तमाम को केसीआर के फ्रंट में शामिल करवाने की वो कामयाब तरकीब दे सकते हैं। लोकसभा में टीआरएस पार्टी लीडर नमा नागेश्वर राव ने मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी की जानिब से खम्मम के बयाराम में स्टील फैक्ट्री कायम न करने के ऐलान पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नागेश्वर राव ने कहा कि बयाराम में स्टील फैक्ट्री के क़याम से मुतालिक मरकजी वजीर के बयान को आने वाले पार्लियामेंट इजलास में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के वक्त उस वक्त की मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश की गई बिल में बयाराम में स्टील फैक्ट्री कायम करने का वादा था, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में किए गए वादे को पूरा नहीं किया। और अब मोदी काबीना के वजीर किशन रेड्डी, जिनका ताल्लुक तेलंगाना से है, उन्होंने वाजे कर दिया कि मरकजी हुकूमत बयाराम में स्टील फैक्ट्री कायम करने का कोई इरादा नहीं रखती। नमा नागेश्वर राव ने कहा कि बयाराम में 40 से 60% लोहे की
कचदार पाए जाने का इंकशाफ हुआ था, जिसके पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने बयारा में स्टील फैक्ट्री के क़याम का वादा किया था। लेकिन बीजेपी हुकूमत तेलंगाना के साथ शदीद नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की में मरकज का कोई ताउन नहीं है। उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथ के लिए भी मरकजी हुकूमत ने 1 रुपए की भी इमदाद नहीं की। ఆ రోజున మేము తెలంగాణ ఖనిజ సంపదను దోచుకోవడానికి ఇదవుతుందని మేము ఫైట్ చేయటం వల్ల ఆ జీవోలను రద్దు చేసింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రద్దు చేసిన తర్వాత అప్పుడున్న వారు కోర్టుకు కూడా పోయారు. కోర్టు కూడా ఇది తెలంగాణ సంపద తెలంగాణకి దక్కాలని చెప్పి కోర్టు కూడా ఆ రోజున తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అనుకూలంగానే ఆ రోజున చెప్పడం జరిగింది. ఇంత చరిత్ర ఉన్నటువంటి బయారం గనుల మీద ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ పెడతానని చెప్పి ఎనికిపోయి ఒక పక్కనేమో పాట ఫ్యాక్టరీలకు కూడా మీరు దగ్గర 75,000 కోట్ల రూపాయలు ఆధునీకరణకి మీరు పెడతారు. మీకు తెలంగాణ మీద కక్ష ఉండటం వల్లనే, తెలంగాణ ప్రజల్ని మీదకి మీకు కక్ష ఉండటం వల్లనే కేంద్రం నుంచి మీరు సపోర్ట్ చేయట్లేదని చెప్పక తప్పదు. ఏ విషయంలో చూసినా కూడా ఇదే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. మళ్ళీ నిన్న వారు అంటారు త్రిపులారు గురించి మాట్లాడారు కేంద్ర మంత్రి. रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में शुरू किए गए अवामी फलाह बहबूद की स्कीमा से सारा मुल्क मुतासिर है। खासतौर पर बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतें चंद्रशेखर राव हुकूमत की कारकर्दगी से परेशान है। महाराष्ट्र के 14 मौज़ूआत के सरपंचों ने उनके मौज़ूआत को तेलंगाना में जम कर देने की दरखास्त की है और हालिया दिनों कर्नाटका के बीजेपी के रुकन असम्बली ने उनके हल्के रायचूर में भी तेलंगाना की तर्ज पर फलाही स्कीमा शुरू करने का कर्नाटका हुकूमत से मुतालबा किया था। बदसूरत दीगर उनके इलाके को तेलंगाना में जम कर देने की इजाजत देने पर जोर दिया था। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों के कायदीन ही तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश कर रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना के बीजेपी कायदीन को रियासत में तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के काम नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 साल के अरसे में दुनिया के सबसे बड़े लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम की तामीर का सेहरा भी केसीआर हुकूमत के सर जाता है, जिससे रियासत के लाखों अराजियात सैराब हो रही हैं। वजीर इमारत व शवारे ने कहा कि घर घर पीने के पानी की सरबराही के लिए मिशन भागीरथ स्कीम को शुरू किया गया। इस तरह की स्कीम मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। इसके अलावा किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बरकी की सहूलत फराहम की जा रही है। गरीबों नादा लड़कियों की शादी ब्याह के लिए हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है। इस तरह की मदद किसी भी रियासत में नहीं की जाती। उन्होंने दावा किया कि तमाम शोबों में तेलंगाना नंबर 1 मकाम पर है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तर्ज पर मुल्क भर में खुशहाली लाने के लिए केसीआर को अवाम मुल्क के वजीर आजम के तौर पर देखना चाहती है। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి దయ వల్ల ఈరోజు బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. వేల్పూర్ నా సొంత గ్రామం. వేల్పూర్ గ్రామంలో పెద్దబాగుపై 15 కోట్ల రూపాయలతో హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కోసం ఇవాళ శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. అట్లాగే పడిగల్ గ్రామానికి అక్కడ కూడా ఒక 2 కోట్ల రూపాయలతో హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్ స్థాపన చేసుకుంటున్నాం. పడిగల్ గ్రామంలో ఒక 15 లక్షల రూపాయల సీసీ డ్రైన్స్, 10 లక్షల రూపాయల సీసీ రోడ్స్.
वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कल यानी चारशंबे के रोज सिद्दीपेट का दौरा करेंगे। वहां वो कई तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अमल में लाएंगे। इसके अलावा मौलाना सागर प्रोजेक्ट के तामीरी कामों का जायजा भी लेंगे। वो इंजीनियर से पंप हाउस से मुतालिक तफसीलात हासिल करेंगे। कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट से 50 टीएमसी पानी मौलाना सागर को सरबराह किया जाएगा, जिसमें से 30 टीएमसी पानी हैदराबाद और सिकंदराबाद को सरबराह किए जाने के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के दौरे सिद्दीपेट के इंतजामात का आज वज़ीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने जायजा लिया। उनकी रास निगरानी में दौरा किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला केसीआर जारी माह मुसलसिल अजला के दौरे करते हुए कई तरक्याती कामों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह अमल में ला रहे हैं और अवामी जलसों को भी मुखातिब करने में मसरूफ़ हैं। टीआरएस रुकन असेंबली रमेश बाबू ने वेमुलावाड़ा में आशा वर्कर्स की खिदमत को देखते हुए हुकूमत की जानिब से स्मार्टफोन तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आशा वर्कर्स की जानिब से कोरोना वबा हो या फीवर सर्वे के दौरान जो खिदमत अंजाम दी गई हैं, इसको देखते हुए उन्हें फ़ोन पर अपने अरकान ख़ानदान के साथ बातचीत करने की सहूलत पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन तकसीम करने का फैसला किया। रमेश बाबू के अलावा टीआरएस रुकन असेंबली जयपाल यादव, प्रिया नायक ने भी अपने हल्के असेंबली में आशा वर्कर्स में स्मार्टफोन तकसीम किए। रियासती हुकूमत ने 2014 में जारी करदा जियो एमएस नंबर 58 एंड 59 पर अमल आवरी को 31 मार्च 2022 तक तौसी दी है, जिसका मकसद सरकारी सरप्लस बेनामी अराजियात पर काबिज खानदानों को मालिकाना हुकूक देना है। INN चैनल से खुसूसी बात करते हुए हाई कोर्ट के मुमताज़ वकील MA बासित ने कहा कि जियो 58 के तहत 125 गज तक की अराजी तामीरशुदा मकान को कानूनी मौक़िफ़ दिया जाएगा, जबकि जियो 59 में 3 ज़मरे बनाए गए हैं। तो जियो था 58 और जियो 59। जियो 58 उन लोगों के लिए इशू किया गया था जो ऑलरेडी जिसका मकान बना हुआ है और जो 125 गज के अंदर जिसका मकान बना हुआ है और वो वहाँ पर काबिज है कई ज़माने से। इसका मतलब ये है कि 2/6/2014 से पहले जो भी काबिजदार थे वो मकान में, और उसकी अहम बात यही है कि वो बतौर जो मकान की शक्ल में होना चाहिए, या ना कि ओपन लैंड होना चाहिए। दूसरा, इसमें ये कैटेगरी ये रखे थे कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए ही दिए जाएंगे। बिलो पॉवर्टी लाइन के 2 किस्म के लोग हैं, जिसमें अर्बन के लोग जो है जिसकी इनकम सालाना इनकम 2 लाख रुपए है, और जो देहात में जिसकी सालाना फैमिली की इनकम 1.5 लाख रुपए, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे। और उनको इजाज़त दी गई है कि वो अपनी लैंड को असाइन करा लिए गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका रकबा 125 गज के ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसमें क्राइटेरिया ये है कि आप के पास कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, आप सबमिट कर सकते हैं, या आपको पोजीशन में आपको बताने के लिए लाइट है, नल है, उसका बिल, या नहीं तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स करा हुआ है, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिससे ये साबित हो कि आप काबिज थे 2/6/2014 से पहले। तो वो सारे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले फ्री ऑफ कॉस्ट असाइन करेंगे। ये बिल्कुल एक असाइनमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो हजरात गवर्नमेंट लैंड में है और जो गवर्नमेंट लैंड ओपन नहीं है बल्कि घर बना हुआ है, उनके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है, जो अपनी गवर्नमेंट की जो है लैंड को रेगुलाइज करा के अपने नाम पे एक असाइनमेंट ऑफ पटा असाइनमेंट ले सकते हैं। बस अब ये तो 58 जी होगा, इसके साथ जियो नंबर 59 है। तो ये 59 किस तरह की ज़मीनात को रेगुलराइज करने की जो इजाज़त फराहम करता है? देखिए, जियो 59 एक मुख्तलिफ जियो है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए नहीं है। 59 एक बाज़ाब्ता ये जियो है जो वो भी 30/12/2014 को इशू करदा था, और ये ऐसे लैंड्स के लिए, ऐसे बिल्डिंग्स के लिए है जिसका रकबा 250 गज है और 200-500 है या उसके ऊपर है। मगर यहाँ पर बनिस्बत जियो MS 58 के, यहाँ पर 59 में जो पर्सन जो कब्जे में है, काबिजदार है, वो गवर्नमेंट से परचेज करेंगे उसकी बेसिक वैल्यू देते हुए। सपोज आपका कोई तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर पुन्नला लक्ष्मैया ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से तीसरे महाज के क़याम का मामला एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मैया ने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल से तेलंगाना रियासत का दिवालिया निकालने वाले केसीआर अब कौमी सियासत में दाखिल होते हुए मुल्क भर का दिवालिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी सियासत की क़यादत करने के लिए केसीआर की क्या सियासी ताकत है, पहले इसका उन्हें जायज़ा लेने की ज़रूरत है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर
की जानिब से तजवीज़ करदा सुनहरे हिंदुस्तान की तामीर के नारे को मज़हक़ा ख़ैज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों और गलत पॉलिसियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए तीसरे महाज के क़याम की तजवीज़ को केसीआर सामने लाए हैं। And national leader. All these people, he thinks that he will be accepted as the leader. And top of it, and he never talks direct. He only gives leaks to the media, unfortunately. What is happening? So he's saying that he made Telangana as a Bangaru Telangana. Now he wants to make Bharat Desham Bangaru Bharat Desham. It's like क्या है वो क्या बोलते हैं, मंकी के हाथ में जो कोकोनट रहता है ना, वैसा ही है, खेल रहा। वो लोगों को सोच नहीं सकते बोल के बोल रहे, अपने आप को बहुत तेज समझ रहा। ये कैसे हो सकता है? देखिए, तेलंगाना में बंगाल तेलंगाना करेगा, एक प्रोजेक्ट भी अभी तक 8 साल हो रहा, एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं किया। इरिगेशन में वो क्या है, पालमूर रंगारेड्डी ऐसा है, वो एक ही वो चेक डैम है ना, वो डैम है आयनिकर का, वो कालेश्वरम, वो तो दिखाने के लिए है। उससे एक बूंद का पानी यूटिलाइज नहीं करे, 1 एकड़ का कल्टीवेशन भी नहीं हुआ। और खंतरपल्ली से तुपाकुलगुड़म लेके जाके वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है 8 साल से। और भक्त रामदास का ऐसे ही पड़ा हुआ है। इतने प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट भी नहीं करा। और पावर में क्या करा, यादाद्री वैसे ही है, भद्राद्री में तो अनइकोनॉमिकल इक्विपमेंट यूज करा। हाँ, तो एक प्रोजेक्ट भी नहीं कंप्लीट नहीं करा, 8 साल हो रहा, और देश के लिए सोच रहा। अभी तेलंगाना का क्या हो गया, 70,000 crores by 2014 in Telangana, the total loans, and now it's more than 3 lakh crores. वो लूट लिया और स्पेंड करा। अभी देश के लिए, देश लूटने के लिए प्लानिंग कर रहा है। ये नहीं चलेगा, लोग कभी भी नहीं सुनेंगे। आपको चंचलगुड़ा चटलपल्ली जेल को भिजवाएंगे लोग, वो दिन बहुत करीब है। ये है, और देश का और एक बात बोलना है, ये कांग्रेस के सीनियर कायद वी हनुमंत राव ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मुखालिफत की वजह से ही लालू प्रसाद यादव को 5 साल कैद की सजा दी गई। के लीडर लालू प्रसाद यादव, भूतपूर्व मुख्यमंत्री एंड रेलवे मिनिस्टर, वोडर स्कैम में, दाने के स्कैम में उनको 5 साल का जेल का शिक्षा कोर्ट दिया। ठीक है, इनके ऊपर वो दिनों से ये राम मनोहर लोहिया का शागिर्द है, सोशलिस्ट लीडर, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। उनको ऑफर आया, आप बीजेपी को इनडायरेक्ट मदद करो, आपको उसमें से हटाएंगे। उन्होंने बोला मैं जेल को जाने को तैयार हूं, मगर देश को तोड़ने का पार्टी से मैं समझौता नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इसके वजह से मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पीरियड में राजा कनमुरी, इवन सुरेश कलमाड़ी, ये सबको भी हम बराबर का शिक्षा दिए। मगर आपके पार्टी में जो लोग ज्वाइन होते उनके साथ कोई ईडी केस नहीं होता, ना सीबीआई का केस नहीं होता। क्यों भाई? आपका पार्टी में मिले तो सब कुछ माफ होता क्या? कभी वाजपेयी ये काम नहीं करे, ये नया काम शुरू कर दिया, हर एक को सताना। आज कितने बैंकों को डुबाया आप लोगों, करोड़ों रुपए डुबाए। सब बैंकों को, जैसा बैंकों का नोटिस आया बीजेपी में मिल गया, केस खत्म हो गया। मगर लालू प्रसाद बोला नहीं, आपके साथ जेल को जाने को तैयार, मगर आपके साथ समझौता तो नहीं करता हूँ। रायबरेली में जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट है, उसमें कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। आखिर महात्मा गांधी रोजगार योजना भी
हटा दिए। तो इससे पता लग रहा है ये अपोजिशन को खत्म करना चाहता, जैसा देश को तोड़ने का काम कर रहा वैसा ही अपोजिशन को भी खत्म करने का काम कर रहा। ये नहीं चलेगा। हमारे लल्लू प्रसाद यादव जी, आप जैसे लीडरों की जरूरत है देश में। देश को तोड़ने वाले तैयार हो गए। आप जेल में रहेंगे तो आपकी आवाज गांव तक चलेगा, दूर दूर तक चलेगा। आपका जो ईमानदारी, जो सेकुलर सिद्धांतों का राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट लीडर थे, उनके नक्शे कदम पे चलो। आपको जेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आवाज गांव तक जाएगा। हम आपके साथ है। मैं वो भी CMPs के कन्वीनर के साथ के लीडर लल्लू प्रसाद। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क की सियासत को तब्दील करने का नारा देते हुए चंद्रशेखर राव एक और नया ड्रामा शुरू कर दिए हैं। करीमनगर में बीजेपी के मकामी कायदीन के साथ एक इजलास से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर का काम हो गया है। समाज का हर तबका केसीआर हुकूमत से नाराज है। अवामी नाराजगी से तवज्जो हटाने के लिए चीफ मिनिस्टर फेडरल फ्रंट के क़याम की सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। ये सरगर्मियां सिर्फ चंद दिन तक रहेंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। धरने और एहतजाज करने वाले अपोजिशन के कायदीन को घर पर नजरबंद किया जा रहा है या फिर सड़कों पर गिरफ्तार किया जा रहा है और गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करते हुए हरासा किया जा रहा है। बंडी संजय ने बरसर इख्तियार जमात TRS पर इल्जाम आयद किया कि वो रियासत में बीजेपी की बढ़ती हुई और अवामी मकबूलियत से कायफ होकर ओहदेदारों को हिदायत दे रहे हैं कि रियासत के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट व असेंबली के कामों को अंजाम ना दें। बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने मंगल के रोज महकमे आबरसानी के दफ्तर वाक़े खैराबाद के पास धरना देते हुए MD वाटर वर्क्स दाना किशोर से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पानी की सरबराही को मुमकिन बनाने के लिए नई लाइन्स बिछाने और नए ड्रेनेज लाइन बिछाने के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर करें। बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने MD वाटर वर्क्स ग्रेटर हैदराबाद मेयर, डिप्टी मेयर और वजीर आला के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इल्जाम आयद किया कि आबरसानी लाइन बिछाने और ड्रेनेज के तामीरी काम करने के लिए 1 रुपया फंड अब तक जारी नहीं किया गया। सदर YSR तेलंगाना पार्टी वाइस शर्मिला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेलंगाना की TRS हुकूमत और वजीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद की और कहा कि रियासत के 66 लाख किसानों में से चंद लाख किसानों को ही रैतु बीमा की सहूलत फराहम की जा रही है और तेलंगाना के खौलदार किसानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्हें ना तो रैतु बीमा और ना ही रैतु बंधु स्कीम में शामिल करते हुए उनके साथ इंसाफ किया जा रहा है। शर्मिला ने वजीर आला KCR से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर तमाम 66 लाख किसानों को रैतु बीमा स्कीम की सहूलत फराहम करें और खौलदार किसानों को भी रैतु बीमा और रैतु बंधु स्कीम से मुस्तफीद होने की सहूलत फराहम करें। ఇది ఏం లాజిక్ అసలు? ముఖ్యమంత్రిలో ఉన్న స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి ఇంకా మ్యాగ్నానిమస్ గా ఇంకా పెద్దగా ఆలోచించాలి కానీ అసలు కారణాలు ఎత్తుకొని 66 లక్షల మంది రైతులు ఉంటే 41.5 లక్షల మందికే మీరు రైతు బీమా కడుతున్నారు అంటే అక్కడే అర్థం కావట్లేదా మీ ఆలోచన? ఇక కౌలు రైతుల గురించి ఎవరు ఆలోచిస్తున్నారండి మన రాష్ట్రంలో? అసలు కౌలు రైతు అంటే ఎవడు? వ్యవసాయం చేస్తున్నవాడే కదా, పంట పండిస్తున్నవాడే కదా, ఆ పంటను మనం అందరం తింటున్నాం కదా, మరి ఆయన రైతు కాకుండా పోతాడా? మరి కేసీఆర్ గారి దృష్టిలో మాత్రం కౌలు రైతు కాకుండా ఎందుకు పోయాడు? అతి పేదవాడు కౌలు రైతు. వ్యవసాయం తప్ప ఇంకా ఏమీ తెలియక అదే చేస్తున్నవాడు కౌలు రైతు. కానీ భూమి లేక కౌలుకు తీసుకొని చేస్తున్నవాడు కౌలు రైతు. మరి అలాంటి పేదవాడికి, అతి పేదవాడికి ఇంకా ఆసరాగా నిలబడాల్సిన పోయించి అసలు రైతే కాదు అంటే, మేము రైతు బంధు ఇయ్యనేయము అంటే, రైతు బీమా ఇయ్యనేయము అంటే ఇది ఎక్కడి న్యాయం కేసీఆర్ గారు? ముఖ్యమంత్రిగా మీరు ఎంత పెద్దగా ఆలోచించాలి? आंध्र प्रदेश के वजीर सनत M गौतम रेड्डी जो गुज़िश्ता रोज दिल का दौरा पड़ने से हैदराबाद में चल बसे थे, उनकी लाश पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के उनके आबाई जिले नेल्लोर मुंतकिल की गई।
तेलंगाना की दारुल हुकूमत से बजरिया हेलीकॉप्टर उनकी लाश नेल्लूर मुंतकिल की गई, जहां उनके हामियों के साथ हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस, असल अपोजिशन तेलुगु देशम के लीडरों और अवाम की बड़ी तादाद ने आखिरी दीदार करते हुए उनकी खिदमात को याद किया और उनके गमजदा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। गौतम रेड्डी की आखिरी रसूमात 4 शुंबे को जिले के उदयगिरी में वाक़ एक इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में सरकारी एजाज़ात के साथ अंजाम दी जाएंगी। रियासती हुकूमत ने पहले ही उनकी मौत पर शोक का ऐलान किया है। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और दीगर अहम कायदीन ने गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद पहुंचकर उनकी लाश का आखिरी दीदार किया और रियासत के लिए उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 39,579 अफराद का कोविड का टेस्ट किया गया, जिसमें 374 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मुजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जबकि 683 अफराद ने इस वबा को शिकस्त दी। रियासत में फिलहाल 4,477 अफराद का इलाज जारी है। हैदराबाद की बेशतर आईटी कंपनियां 1 अप्रैल से दफातर से काम के दोबारा आगाज का मंसूबा रखती हैं। उन कंपनियों ने घरों से ही काम करने वाले अपने मुलाजमीन को मेल रवाना करते हुए 1 अप्रैल से दफातर आने की ख्वाहिश की है। तेलंगाना में आईटी कंपनियों की तादाद तकरीबन 1500 है। उन कंपनियों में करीब 6,28,000 मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनमें से तकरीबन 90% घरों से ही फिलहाल काम कर रहे हैं। हैदराबाद में कमोबेश 40% मुलाजमीन मौजूदा तौर पर घरों से दूर मौजूआत में हैं। ऐसे मुलाजमीन को कंपनियों की जानिब से फ़ोन कॉल्स किए जा रहे हैं। बाज़ कंपनियों ने अपने मुलाजमीन और उनके अरकान ख़ानदान के लिए 2 डोज टीकों का अमल मुकम्मल किया है। मुलाजमीन को प्रोजेक्ट की बुनियाद पर दफातर पर आने की हिदायत देने का मंसूबा है। एक प्रोजेक्ट के लिए काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को ग्रुप में तकसीम किया जाएगा। इस तरीक़ेकार के मुताबिक बाज़ दफातर काम कर रहे हैं, बाज़ दीगर इसी तरह का मंसूबा रखते हैं। बाज़ कंपनियों के जिम्मेदारों का कहना है कि कोविड से पहले और बाद में काम करने के तरीक़ेकार में तब्दीली आई है। उनका कहना है कि घर में काम यानी वर्क फ्रॉम होम करने के कल्चर में तब्दीली इसी वबा ने लाई है। इसमें फौरी तब्दीली के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। कोविड की तीसरी लहर के खात्मे और कोविड के असरात मुस्तकबिल में ज़ायल न होने के माहिरीन के दावे के पेश नज़र दफातर में काम करने को तरजीह दी जा रही है। डिजिटाइजेशन में इजाफे की वजह से आईटी कंपनियों को ज़ायद प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मुलाजमीन की तलब में इजाफा हुआ है और उनको घरों से काम के लिए दफातर आने की हिदायत दी जा रही है। तेलंगाना के सरकारी अस्पताल में पहली मरतबा हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल के सर्जन्स की टीम ने एक बड़े ट्यूमर को निकालने के लिए लेप्रास्कोपी तरीके के जरिए कामयाब पेचीदा सर्जरी की। अस्पताल के सर्जन्स ने 31 साल खातून, जिसकी शिनाख्त हैदराबाद के रहने वाली एम वानी के तौर पर की गई है, उसकी ये सर्जरी अंजाम दी। इस खातून के जिगर में एक बड़ा ट्यूमर था। इसको सर्जरी के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। प्राइवेट अस्पताल में इसका खर्च तकरीबन 15 लाख रुपए आयद होता है। ताहम माली मुश्किलात के सबब वानी को इसके शोहर ने शहर के इस कदीम सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया था। उस्मानिया हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के सदर डॉक्टर CH मधुसूदन ने कहा कि ये ट्यूमर खून की शरीयान से बनी है, जिससे अंदरूनी तौर पर खून का इखराज हो रहा था और इससे दिल की हरकत के बंद होने का भी खदशा लगातार लगा रहता है। डॉक्टर CH मधुसूदन ने इस सर्जरी की निगरानी की। उन्होंने कहा कि इस तरह की सर्जरी काफ़ी पेचीदा होती है। यह ऑपरेशन चैलेंज से भरा और मुश्किल होता है। हिंदुस्तान में अब तक ऐसे चंद ही ऑपरेशन किए गए और पहली मरतबा हिंदुस्तान में किसी सरकारी अस्पताल में इस पेचीदा और मुश्किल सर्जरी को कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। इसके लिए काफ़ी तजुर्बेकार बेहोश करने वाले डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस मरीज को बेहोश करने से उसके ब्लड प्रेशर, गुर्दों, दिल और फेफड़ों की कारकर्दगी पर असर पड़ता है। ये सर्जरी तकरीबन 8 घंटे तक जारी रही, जिसके जरिए डॉक्टर्स इस ट्यूमर को निकालने में कामयाब रहे। सदर नशीन तेलंगाना मीडिया एकेडमी अल्लम नारायणा की शरीक हयात श्रीमती पद्मा नारायणा की वफात पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना तहरीक में आंजहानी पद्मा नारायणा की खिदमात को याद किया। वज़ीर आला ने फ़ोन पर अल्लम नारायणा को पुरसा दिया और अफराद ख़ानदान के तई दिली ताज़ियत का इजहार किया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।